हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम्स। ना स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है हमारा मैट्रिसेस। काफ़ी कुछ सीख लिया है आपने इसके अंदर। आज बात करेंगे स्टूडेंट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, पहली वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास ये है, देख के घबराए नहीं। सर ये क्या है इतना लंबा चौड़ा? आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लें क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds। कुछ अमाउंट है 30,000। इस 30,000 को दो जगहों पर इन्वेस्ट करना है, फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में। ठीक है, 30,000 क्या है? टोटल अमाउंट है, देखिएगा ध्यान से। 30,000 अमाउंट है, इसको दो बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। सपोज ये फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड, और ये है सेकंड बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड। जैसे था ना जेम्स बॉन्ड, ऐसे यहाँ पर दो बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड। आपको 30,000 को बांटना है। ठीक है, तो इन्वेस्ट करना है टू टाइम में। यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट। अब द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला वाला जो बॉन्ड है, पहला वाला जो बॉन्ड है, इसमें जो रेट लगेगी इंटरेस्ट की वो 5% लगेगी। कितनी? 5%। और जो सेकंड वाला जो बॉन्ड है उसमें लगेगा 7%। सेकंड बॉन्ड पे 7% पर ईयर। ठीक है, तो सेकंड वाले बॉन्ड में परसेंटेज है 7%। अब यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आपको मैं एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, अगर ये वर्ड नहीं होता यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर ऐसा नहीं देता तो ये क्वेश्चन क्लास 8th का है। कौन सी क्लास का क्वेश्चन है? क्लास 8th का क्वेश्चन है ये। बट यहां पर उसने लगा दिया यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये 12th क्लास का क्वेश्चन हो गया। इवन मैं अभी आपको बताऊंगा क्लास 8th से भी सॉल्व हो जाएगा। क्लास 8th से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बताऊंगा आपको। चलिए भाई, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000। कैसे आप डिवाइड करोगे 30,000 को, ये आपको बताना है। आपको फाइनली फाइंड क्या करना है कि 30,000 रुपीज को आप कैसे बांटोगे दोनों बॉन्ड में। आप कितना पैसा फर्स्ट बॉन्ड में लगाओगे और कितना पैसा आप सेकंड बॉन्ड में लगाओगे, ये आपको फाइंड करके बताना है क्वेश्चन में। आगे उसने बता दिया, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 रुपीज है तो दो पार्ट है क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में टोटल इंटरेस्ट 1800 है और सेकंड पार्ट में 2000 है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। ये क्या चीज है? ये है टोटल इंटरेस्ट। कुल मिलाकर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1800 का लगेगा। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में ऐसा कुछ डरने वाला। पहले तो अपन इसको क्लास 8th से स्टार्ट करते हैं। क्लास 8th के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करता, देखिएगा ध्यान से। 30,000 रुपए है, 30,000 रुपीज है, दो जगहों में बांटना है। सपोज पहले बॉन्ड में मैंने x रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। कितना इन्वेस्ट कर दिया? x रुपीज। तो जब 30,000 में से x रुपया आपने फर्स्ट बॉन्ड में लगा दिया तो कितना बचा? 30,000 माइनस x। अब जो बचेगा वही तो दूसरे बॉन्ड में लगाएंगे भाई। सपोज मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 100 में से 40 रुपए आपने किसी एक जने को दे दिए, तो अब 60 रुपए दोगे ना दूसरे वाले लोग। दूसरा जो है वहां पर एक को 40 दे दिया तो दूसरे को 60 देंगे, 60। सिमिलरली 30,000 में से x रुपीज इसको दे दिया तो बचा कितना? 30,000 माइनस x। तो 30,000 माइनस x ये हम सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। दैट मींस फर्स्ट बॉन्ड के अंदर x रुपीज इन्वेस्ट कर दिया और सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपीज हमने इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर है? अब क्लास 8th के अकॉर्डिंग फर्स्ट बॉन्ड में x रुपया इंटरेस्ट, x रुपया हमने इन्वेस्ट किया है और इस पर इंटरेस्ट 5% का है। तो x का 5% कितना हुआ? x का 5% मतलब कि x का 5%, ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। इंटरेस्ट निकालना आता है ना, छोटी क्लास में सीखा है ना। 100 का 20% कितना हुआ? 20 रुपीज। 100 का 80%, 80 रुपीज। तो वही है, x का 5% कितना होगा? x इंटू 5/100। यहां पर कितना पैसा है? 30,000 माइनस एक्स,
तो इस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है 7%, तो कितना ब्याज बनेगा, कितना इंटरेस्ट बनेगा 30,000 माइनस x का 7% मतलब 7/100। ये फर्स्ट बॉन्ड में इंटरेस्ट लगा हुआ है, ये सेकंड बॉन्ड में इंटरेस्ट लगा हुआ है ब्याज, ठीक है, सेकंड बॉन्ड का ब्याज फर्स्ट बॉन्ड का ब्याज। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल इंटरेस्ट पता लगेगा। तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट है 1800, मतलब इक्वल्स टू में क्या लगेगा 1800। कहानी खत्म हो गई। मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, आराम से सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये क्लास 8th का क्वेश्चन है, बट उसने यहाँ पे लगाया हुआ है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देन ऑब्वियसली हमें मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना है। घूम फिर कर हम पहुंचेंगे यहीं पर ही। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से जब सॉल्व करोगे तब भी घूम फिर के आप आओगे इस सिचुएशन पर ही, यही सिचुएशन मिलेगी दोबारा से, ठीक है भाई। अब इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन हमारा अब स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड में हमने x रुपीज क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एट द रेट ऑफ, रेट भी लिख देता हूं, एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। सेकेंड बॉन्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा, अमाउंट इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड किस रेट से, at the rate of 7% is equals to 30,000 minus x। ये दोनों बातें लिखी हमने क्या लिखा, फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज हमने इन्वेस्ट कर दिया 5% के हिसाब से, और सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपीज इन्वेस्ट कर दिया 7% के हिसाब से। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब ये ध्यान रखना, यहीं पे आएंगे लास्ट में। चलिए अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अब देखिएगा भाई, अब हमें इसको इस तरीके से सेट करना है मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाए। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होते हैं, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स बनाओ तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिएगा ध्यान से ना, जो मैट्रिक्स बनेगी पहले बॉन्ड में हमने रुपया दिया x और दूसरे बॉन्ड में जो रुपया दिया है वो दिया है 30,000 माइनस x। ये तो एक मैट्रिक्स बन गई। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/2। इसका ऑर्डर क्या है 1/2। अब जब आप दूसरी मैट्रिक्स बनाओगे, अब इसके कॉलम कितने हैं 2, तो इसकी रोज कितनी होनी चाहिए 2 रोज होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई होंगी दोनों, ठीक है। पहले वाले बॉन्ड में कितना परसेंट ब्याज है 5%। 5% का मतलब 5/100, ठीक है भाई। सेकंड वाले बॉन्ड में कितना परसेंट है 7%, दैट मींस 7/100। बात समझ में आ रही है अच्छे से। और अगर आप इसको कॉलम में बनाते तो इसको रोज में बनाना पड़ता। मतलब जब आप मैट्रिक्स फॉर्म करें तो ध्यान रखें कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हो। अगर मैं इन दोनों को सीधे लिख देता, तो अगर सीधे लिख देता तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाती, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। और अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो इस वाले को ऐसे लिखना पड़ेगा। आप कैसे भी लिखो बट वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये क्या था, जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा इतनी रेट से करा, टोटल इंटरेस्ट कितना है 1800, तो आप इक्वल टू में 1800 लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब आपको देखो ना, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगी तो 1/1 इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 1/1 का मिलेगा ना, और ये मैट्रिक्स क्या है 1/1 की तो है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो इसके अंदर जो मेन चीज थी वो यही था, बस ये बनाना आना चाहिए आपको। आई होप ये बनाना आया होगा आपके। अब मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5/100 से,
देन प्लस ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, दैट मींस 30,000 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे 7/100 से, ठीक है, इक्वल्स टू में 1800। बात समझ में आ गई? बस इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आगे कोई कॉलम है नहीं, इसके नीचे कोई रो है नहीं, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब इसका ऑर्डर क्या है 1 by 1 और इसका ऑर्डर भी 1 by 1। दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो ये एलिमेंट और वो एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं x into 5/100 प्लस 30,000 माइनस x into 7/100 इज इक्वल्स टू 1800। बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करना है, तो जरा गौर से देखो, ये चीज ये भी थोड़ी देर पहले तो बताई थी आपको क्लास 8th के अकॉर्डिंग, वही तो चीज है, सेम वही आ गया दोबारा से, बस इस बार हमने मैट्रिक्स यूज करी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, ये तो कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ बचेगा x/20 प्लस इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 7 3 से 21 और 4 जीरो लगेंगे, 2,10,000 माइनस 7x/100 इज इक्वल्स टू 1800। क्लियर है भाई अच्छे से? अब इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर सॉल्व कर देता हूं यहां पर, देखिएगा भाई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 100, तो एलसीएम आ गया इन दोनों का 100, तो इधर कितना बचेगा 25 सा 5x प्लस इधर आ जाएगा 21, 4 जीरो है, माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1800। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 5x माइनस 7x ये हो जाएगा माइनस 2x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा 1800 इंटू 100। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या बचा, कॉमन ना भी निकालो तो सीधे कर लेते हैं अपन, इसको इधर ले आते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा इधर 80 और 4 जीरो इज इक्वल्स टू में 2x उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई अच्छे से? तो इधर कितना बचा 18 और 21 3, तो दिस, और यहां हो जाएगा हमारे पास 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000, x की वैल्यू कितनी आ गई 15,000। ये x क्या था, जो हमने फर्स्ट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करा था, तो पहले बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट किया था, आंसर आ गया कितना 15,000, तो अमाउंट आ गई फॉर फर्स्ट बॉन्ड जो हमने x अज्यूम किया था, और ये कितना आया 15,000 रुपीज। क्लियर है अच्छे से? चलिए भाई, अब दूसरे बॉन्ड में कितना पैसा लगेगा, तो जो सेकंड बॉन्ड में था अमाउंट 30,000 माइनस x, फर्स्ट बॉन्ड में था x और सेकंड बॉन्ड में था 30,000 माइनस x, तो x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, दैट मींस 15,000 अगेन। तो दोनों बॉन्ड में 15,000 हम इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे दोनों बॉन्ड के अंदर। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अभी जो सेकंड पार्ट है ये आप बहुत आराम से कर सकते हो भाई। जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो इक्वल टू में क्या लगाया था 1800 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आप 2000 कर देना, सेकंड पार्ट में आप इक्वल्स टू में क्या चला देना 20,000, बाकी इधर जो इक्वेशन चल रही थी वो सेम चलेगी। तो सेकंड पार्ट आप करेंगे डू योरसेल्फ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन वही बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 8th का ही है, बट प्रॉब्लम वही है, उसे लिखा हुआ यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, मतलब आपको मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कोई बुक शॉप है, उसमें कुछ बुक्स हैं, आपको नंबर ऑफ बुक्स बताया हुआ है 10 डजन केमिस्ट्री की जो बुक है वो 10 डजन, 10 डजन का मतलब कितना हो गया 10 into 12। ठीक है, तो मैं लिखता हुआ चलता हूँ सॉल्यूशन हमारा, देखिएगा ध्यान से, जो नंबर ऑफ बुक्स हैं ऑफ केमिस्ट्री वो 10 डजन है, 10 into 12 दैट मींस 120, और उसके बाद है 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स के लिए कितना है
8 डजन मतलब 8 into 12 दैट मींस 96 बुक्स। उसके बाद 10 डजन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए भी कितना है 10 डजन मतलब कि 10 into 12 अगेन 120। तो ये तो नंबर ऑफ बुक्स आ गई, केमिस्ट्री की कितनी बुक हैं, इकोनॉमिक्स की कितनी है एंड फिजिक्स की कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स हो गई। यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट। अब देयर सेलिंग प्राइस आर रुपीज 80, 60, 40 ईच रेस्पेक्टिवली। हर एक किताब की जो कीमत है वो 80 है। किसके लिए है 80? केमिस्ट्री के लिए। तो आपको देखो ना यार, एक किताब केमिस्ट्री की 80 रुपीज की है, तो 120 बुक्स कितने की आएंगी? देन ऑब्वियसली 120 into 80। भाई एक किताब की कॉस्ट कितनी है 80 रुपीज, तो 120 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 96 बुक्स हैं किसकी? फिजिक्स की। और फिजिक्स के लिए क्या रेट दी हुई है उन्होंने? फिजिक्स के लिए रेट दी हुई है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 into 60। उसके बाद लास्ट में कौन है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स हैं हमारे पास? 120 बुक्स हैं। और इकोनॉमिक्स की प्राइस क्या है 40, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 120 into 40। इन तीनों को सॉल्व करके ऐड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कोई बच्चों वाला खेल है, बट सवाल वही है कि मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स से सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे तो सुनिएगा भाई ध्यान से। अगर अपन बुक्स के लिए मैट्रिक्स बनाते हैं, द मैट्रिक्स फॉर बुक्स, द मैट्रिक्स फॉर बुक्स, तो इसके लिए जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें क्या है 120, 96, 120। तो 120, 96, 120। इसको मैंने ऐसे रो वाइज बना दिया। आप चाहते तो कॉलम वाइज भी बना सकते थे। और जो मैट्रिक्स बनेगी, द मैट्रिक्स फॉर प्राइस, प्राइस के लिए जो मैट्रिक्स है अब उसको ऐसे बनाना पड़ेगा। प्राइस क्या है 80, 60, 40, तो 80, 60 और 40। बात समझ में आई ना? इसको ऐसे क्यों बनाया, इसको ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ना, मैंने अभी लिखा था ना यहाँ पर शॉर्ट में, मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना होगा, तो इसलिए इसको ऐसे बनाया है और इसको ऐसे बनाया है। और अगर आप इस वाले मैट्रिक्स को ऐसे बनाते तो इस मैट्रिक्स को ऐसे बनाना पड़ता ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट होगी या टोटल सेलिंग प्राइस होगी, टोटल सेलिंग प्राइस इज गिवन बाय, वो क्या हो जाएगी 120, 96, 120, 80, 60 एंड 40। बात समझ में आई? अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 into 80 बीच में प्लस आएगा, 96 into 60 फिर बीच में प्लस आएगा, 120 into 40। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आगे कोई कॉलम ही नहीं है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, ठीक है भाई। और वैसे इसका ऑर्डर क्या था 1/3, इसका ऑर्डर क्या था 3/1, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 1/1 की आएगी, 1/1। और ये मैट्रिक्स 1/1 की ही है, ये एक ही एलिमेंट है। ये पूरा इतना लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है ये एक एलिमेंट है, क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है ना भाई, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 12 8 जा 96 और 00, ये हो जाएगा 60, 6 6 जा 36, 6 6 9 जा 54 और 3 57 प्लस 12 4 जा 48 और 0 0। इसको ऐड करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं 0 0 0 दैट इज 0, नाउ 0 6 0 6 6 7 6 7 13 13 और 8, 13 और 8 1 तो 2 और this 20 रुपीस, 20160 रुपीस। टोटल खर्चा, सारी किताबों का टोटल खर्चा इतना रहेगा, सेलिंग प्राइस। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, ये आपकी एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है assume x y z w and p are matrices
ये कुछ मैट्रिक्स आपको दी हैं और इनका ऑर्डर भी आपको बता दिया है। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/n, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/k, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/p और डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/3 और जो p मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है p/k। मतलब आपको कुछ मैट्रिक्स बता दी है और उनका ऑर्डर बता दिया है रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको इनके लिए सही आंसर चूज करना है, मतलब एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py plus wy will be defined are। मतलब अगर हम py और wy को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद इनमें से कौन सी सिचुएशन ट्रू है, मतलब इनमें से क्या होगा, इन चारों में से क्या चीज पॉसिबल होगी, क्या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा या फिर ऐसा। इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके ऑर्डर पर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जो x वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, ये हमारा आंसर, ऑर्डर ऑफ x, ऑर्डर ऑफ y, ऑर्डर ऑफ z, ऑर्डर ऑफ w एंड ऑर्डर ऑफ p। इन सब के ऑर्डर गिवन है। सबसे पहले किसका ऑर्डर दिया है 2/n, तो इसका ऑर्डर दिया हुआ है 2/n, फिर 3/k, उसके बाद 2/p, देन n/k, n/3 और लास्ट में है p/k। ये तो गिवन दिया हुआ है आपको सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब आप खुद देखिए जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें py plus wy, py ये मल्टीप्लाई हो रही है, p और y मल्टीप्लाई हो रही है। और दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती है, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होते हैं। देन ऑब्वियस सी बात है अगर py डिफाइंड है, अगर py देखिएगा ध्यान से, py इज डिफाइंड इफ number of column of p is equals to number of rows of y। ऐसा होगा तभी तो p और y मल्टीप्लाई होंगी। अब जरा p का ऑर्डर देखो, p का ऑर्डर है p/k, इसका ऑर्डर का कितना है p/k, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है। और दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है y, p को y से मल्टीप्लाई करा है ना, तो p का ऑर्डर लिख लिया हमने p/k। y का ऑर्डर क्या है 3/k, y का ऑर्डर है 3/k। सपोज ये वाली जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स p है और ये वाली जो मैट्रिक्स है सपोज ये मैट्रिक्स y है, तो p का ऑर्डर है p/k और y का ऑर्डर है 3/k। y का ऑर्डर क्या है 3/k। तो आप खुद देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई होंगी जब k की वैल्यू किसके इक्वल हो 3 के इक्वल हो। k की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए 3 की इक्वल होनी चाहिए। देन ऑब्वियसली हम यहां लिख सकते हैं सो k इज इक्वल्स टू 3। भाई py अगर डिफाइंड है देन ऑब्वियसली k की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। p और y मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लाई कब हो सकती है जब k की वैल्यू 3 होगी, ये मैंने बताया ना आपको इधर साइड में। सिमिलरली py की बात कौन है wy भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो wy कब मल्टीप्लाई हो सकती है, देखिएगा wy डिफाइंड है, wy इज आल्सो डिफाइंड, ये भी तो डिफाइंड है। तो इसके अकॉर्डिंग w के कॉलम, w एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के कॉलम इस y वाली मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। मतलब कि कुछ ऐसा, सपोज मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ये w मैट्रिक्स है और सपोज ये y मैट्रिक्स है। w मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n/3, y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/k। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्योंकि इसके कॉलम और इसके रोज क्या हैं इक्वल हैं। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना, मतलब w और y डिफाइंड है क्योंकि इसके कॉलम और इसकी रोज इक्वल हैं। तो हमने बात कर ली इसके मल्टीप्लिकेशन पे और इसके मल्टीप्लिकेशन पे। अब py और wy मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड भी तो होंगी, बीच में प्लस लगा हुआ है, ये क्या है
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं तो रिजल्ट भी मैट्रिक्स ही मिलता है। मतलब पी वाई एक मैट्रिक्स है, डब्ल्यू वाई मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन एक मैट्रिक्स देगी, तो ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स ऐड कर सकते हो, लेकिन कब? जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे? हम पहुंचे, देखिएगा ध्यान से, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये गिवन में दिया हुआ था। और ये कब पॉसिबल है? इज पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ पी वाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। ये बात समझ में आई? पी वाई और डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स जो मिलेगी उनका ऑर्डर। आपको देखिए, पी वाई मैट्रिक्स यहां पर है, तो जब पी और वाई को मल्टीप्लाई करोगे, पी और वाई को जब मल्टीप्लाई करोगे तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी? वो मिलेगा आपको पी बाई के। क्या मिलेगा? पी बाई के। और जब डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स मैं इधर लिख देता हूं, देखिएगा ध्यान से, ये डब्ल्यू था, ये वाई था। डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है? एन बाई थ्री। वाई का ऑर्डर कितना है? 3 बाई के, 3 बाई के। तो जब डब्ल्यू वाई मल्टीप्लाई होगी तो ऑर्डर क्या रहेगा? एन बाई के। मतलब यहां से मिलेगा एन बाई के, और यहां से क्या मिल रहा है? पी बाई के। मतलब पी वाई जो मैट्रिक्स है, पी वाई मैट्रिक्स, इसका जो ऑर्डर है वो है पी बाई के, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? एन बाई के। तो पता क्या चला? पी एन के इक्वल होना चाहिए। के और के तो सेम है, लेकिन यहां पर पी है और यहां पर एन है। तो दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी? जब उनका ऑर्डर सेम रहेगा। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल, तभी तो दो मैट्रिक्स ऐड हो पाएंगी। तो इस यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन? n इज इक्वल्स टू p। तो दो बातें आई हमारे सामने, एक तो k 3 होना चाहिए और n p के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर py प्लस wy डिफाइंड हो सकता है। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन इस पे लगेगी वो क्या लगेगी? k की वैल्यू 3 होनी चाहिए और n की वैल्यू p होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए, ये ऑप्शन करेक्ट है। k की वैल्यू 3 और p इज इक्वल्स टू n, या n इज इक्वल्स टू p। बात समझ आई? एक बार और मैं आपको फटाफट समराइज कर देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए पूरी कहानी इसके ऊपर है, आपको बस इसको ऑब्जर्व करना है। p और y दो मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। कब मल्टीप्लाई हो सकती है? जब p के कॉलम y की रोज के इक्वल है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, फर्दर आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद भी मैट्रिक्स देती हैं, तो उसका ऑर्डर आप निकालना, जैसा मैंने निकाला था। ये p है, ये y है, ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगी? जब k की वैल्यू 3 होगी। जब k की वैल्यू क्या रहेगी? 3। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ऑर्डर क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का वो मिलेगा p बाई के। बात समझ में आई? तो ये तो बात हो गई पी वाई पे। अब डब्ल्यू वाई पे बात करें तो डब्ल्यू और वाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डब्ल्यू और वाई को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं, क्योंकि इधर 3 है और इधर भी 3 है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा एन बाई के, एन बाई के। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? इसका ऑर्डर आ रहा है p बाई के, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? n बाई के। अब ये मैट्रिक्स ऐड हो रही है। ऐड कब हो सकती है मैट्रिक्स? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। मतलब ये वैल्यू, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो ऐड होगी मैट्रिक्स। मतलब p बाई के और n बाई के ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? भाई k तो k के इक्वल है ही सही, दोनों जगह k है, बट इधर p है और इधर n है, तो p और n को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो वही तो हमने कंडीशन निकाली है, p is equals to n या n is equals to p। तो ये फर्स्ट पार्ट था, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ये सेकंड पार्ट है, देखिएगा, ये मैं रब कर रहा हूं इधर से। सेकंड पार्ट पे बात करते हैं हम। समझ में तो आ गया होगा ये आपके। अब सेकंड पार्ट इजी है, जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। सेकंड पार्ट में बोला है इफ n is equals to p, अगर n p के इक्वल है, गिवन दिया हुआ है, then the order of the matrix 7x minus 5z, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 7x minus 5z,
और आपको बताया हुआ है वेयर n इज इक्वल्स टू p, n इज इक्वल्स टू p आपको गिवन दे रहे हैं। अब इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा वो आपको पता लगाना है। तो बहुत आसान है। तो कैसे, x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर है 2/n, मतलब इस मैट्रिक्स का, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2/n। इसमें से माइनस किया, सपोज ये वाली मैट्रिक्स है 5z, एक मैट्रिक्स होगी ना, इसका ऑर्डर क्या होगा z का 2/p। क्लियर अच्छे से। तो जब आप इसमें से सबट्रैक्ट करोगे दूसरी मैट्रिक्स को तो क्या ऑर्डर बदल जाता है क्या, ऐड करने के बाद या सबट्रैक्ट करने के बाद? ऑर्डर नहीं बदलता। देन ऑब्वियस सी बात है, जब इस मैट्रिक्स में से आप इस मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करोगे, अच्छा ये दोनों मैट्रिक्स सबट्रैक्ट कब हो सकती थी, जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर रहे। तो ऑब्वियस सी बात है 2 और 2 तो सेम है, n और p उसने इक्वल दिया हुआ है, मतलब n और p क्या है आपस में इक्वल है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 2/n इसका ऑर्डर और 2/n इसका ऑर्डर, क्योंकि n और p तो इक्वल है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 2/p और 2/p, क्योंकि n और p तो इक्वल है। दो मैट्रिक्स कब सबट्रैक्ट हो सकती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम रहे। यही कंडीशन है सबट्रैक्शन की। ये मैट्रिक्स सबट्रैक्ट हो रही है इस वाली मैट्रिक्स के साथ, इसका ऑर्डर क्या है 2/n, इसका ऑर्डर क्या है 2/p। देन ऑब्वियस सी बात है इधर n है उधर p है, इनको तो इक्वल होना ही पड़ेगा तभी तो ऑर्डर सेम बनेगा। इसलिए उसने बोला n और p इक्वल है। तो अगर मैं n की जगह पर n रखता हूं, p की जगह पर भी अगर n कर देता हूं, क्योंकि इक्वल है ना भाई, तो 2/n और 2/n का ऑर्डर बनेगा। या फिर आप n की जगह पर दोनों जगह क्या कर दो pp कर दो। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इनके सबट्रैक्शन के बाद या तो उसका ऑर्डर 2/n होगा या उसका ऑर्डर 2/p होगा। मैट्रिक्स सबट्रैक्ट होने के बाद या तो ऑर्डर 2/n रहेगा या फिर 2/p होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये p/2 लिखा हुआ है और यहां पर 2/p है, अलग अलग है, तो ये तो नहीं हो सकता। 2/n, क्या 2/n है? यस 2/n आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, 2/n ऑर्डर होगा और इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो कुल मिला के कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिक्स सबट्रैक्ट हो रही थी, सबट्रैक्ट होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस वही कॉन्सेप्ट लगाया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। टिल देन थैंक यू सो मच।